दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की आप सब पर कृपा बनी हुई होगी। दोस्तों, नॉलेज वर्ड में मैंने एक बैटल सीरीज शुरू की थी जिसमें कि मैंने दिवेर, खानवा और वाटरमेलन वॉर यानी मतीरे की लड़ाई, एक तरबूज की लड़ाई, ये सब मैंने कवर की थी। इसके बाद काफ़ी समय बाद आज मैं इस बैटल सीरीज में एक और लड़ाई लेके आ रहा हूँ। इवन ये लड़ाई नहीं बल्कि लड़ाइयों की सीरीज है, बैटल्स की सीरीज है। और ये एक ऐसी सीरीज है जो भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक बैटल ग्राउंड से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट बैटल्स तो हैं ही, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड। टीजर से आप समझ ही गए होंगे कि आज की बैटल सीरीज में पानीपत हम आपके सामने लाने वाले हैं। पानीपत में दोस्तों कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं जो कि बेहद ब्लडी रहे हैं और बेहद ही निर्णायक रहे हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीति, भारतीय समाज तब के उसकी दिशा को जो है ना, यू शेप और वी शेप में मोड़ा है, जैसे भी जिसको डिफाइन करना है। लेकिन ये सच है, पूरी की पूरा बदल के रख दिया है भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को उस समय के लिए। केंद्रीय सत्ताओं के भविष्य बना के रख दिए हैं, केंद्रीय सत्ताओं के भविष्य बिगाड़ कर रख दिए हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पहले जान लेते हैं पानीपत में लड़ाइयाँ कब कब हुई। फर्स्ट लड़ाई हुई 21 सितंबर 1526 को, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556, ये बाबर के पोते अकबर के बीच में और आखिरी हिंदू सम्राट हेमू के बीच में हुई। तीसरी लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761, जो सबसे ज़्यादा ब्लडी थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सबसे ज़्यादा फेमस यही मानी जा रही है क्योंकि अभी 2-3 साल पहले शायद एक मूवी भी आई थी पानीपत की, एक बोगस से हीरो की। तो तीनों लड़ाइयों में शुरुआत हम करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई से, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई और उसने सबसे ज़्यादा निर्णायक ये लड़ाई थी। ब्लडी भले ही दोनों लड़ाइयों के मुकाबले में कम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्णायक थी क्योंकि इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसा वंश स्थापित किया जो अगले 300 सालों से ज़्यादा तक इस देश की केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का भविष्य तय करने वाला था, इस देश के समाजों की दिशा निर्धारित करने वाला था। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक आग्रह है कि अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। दोनों जो कमांडर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, उनके बैकग्राउंड जान लेते हैं और उस समय क्या स्थिति थी दोनों की, दोनों के राज्यों की क्या स्थिति थी, इस बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है फरगना वैली। कहाँ पे सिचुएटेड है आप देख सकते हैं, ताशकंद यहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में ये सिचुएटेड थी, अभी भी सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो है उमर शेख मिर्ज़ा नाम के एक शासक थे, उनका बेटा था जहीरुद्दीन बाबर। और 11 साल की उम्र जब जहीरुद्दीन बाबर की थी तो उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो मर गए और 11 साल की उम्र में वो लड़का जो है प्रिंस बनता है, प्रिंस जो था यहाँ का वो राजा बनता है। और उसके बाद जो है उसके स्ट्रगल शुरू होते हैं। स्ट्रगल ये शुरू होते हैं कि उस पर अटैक शुरू होता है उज्बेक सरदारों का, जिनमें शैबानी खां बहुत फेमस थे। और माइटी उज्बेक्स जो थे वो धकेल देते हैं बाबर को इस फरगना वैली से बाहर। और आते आते आप देख सकते हैं कितना दूर अगर इसने ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ से ये आया होगा इस वाले एरिया से और बाय रूट यहाँ पे होते हुए इस तरीके से पूरा पामीर का पठार क्रॉस करते हुए, उस समय पे आज से लगभग 500 साल पहले कितना दुष्कर रहा होगा इसका ये सफ़र। और इसके जीवट की भी कहीं ना कहीं आपको प्रशंसा तो करनी ही होगी, चाहे आप इसके कृत्यों के कितने ही बड़े विरोधी क्यों ना हो। तो ये जो है उज्बेकिस्तान के जो सरदार थे उनसे डिफीट होते हुए जब ये समरकंद कई बार खोते हैं तो इनको लगता है कि अब जो है ईस्ट में एक नया एम्पायर क्रिएट किया जाए। और इसी जो दौड़ है ये करते हैं 1504 में काबुल पे अटैक और काबुल को जीत लेते हैं। और फिर ये समरकंद की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि 30 बार इनको समरकंद से बाहर निकाला जा चुका है शैबानी खां लेड उज्बेक आर्मी के द्वारा। और इनके बारे में एक चीज़ जो बहुत फेमस है कि ये जो हैं
मातृ पक्ष से यानी मदर के पक्ष से ये चंगेज़ खां को रिलेट करते हैं और फादर की तरफ से तैमूर लंग को। तो इस एम्पायर को मुग़लों को जो है तैमूराइड एम्पायर भी कहा जाता है, तैमूरिया वंशज भी कहा जाता था इन लोगों को। तो इनकी हेरिडिटी थी। और इसके बाद जो है 1504 में ये काबुल पे हमला करते हैं और यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान वाले पंजाब की तरफ ही आते हैं, यहाँ पर इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या ये करते हैं कि जब ये देखते हैं इंस्टेबिलिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और देखते हैं कि एक इनकॉम्पिटेंट राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद ये अपने प्लान्स जो हैं उसको डेवलप करते हैं और चिनाब नदी के जो है वो बैंक तक, वेस्टर्न बैंक तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि उस समय पे दिल्ली में क्या स्थिति। दिल्ली में उस समय पे लोधी वंश का शासन था और इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश के तीसरे शासक थे और 1516 में वो शासक बने थे। वो राज कर रहे थे, इनकॉम्पिटेंट थे, एक अच्छे सैनिक थे पर अच्छे मिलिट्री जनरल बिल्कुल नहीं थे। और उस समय पे जो था, जो सल्तनत काल था, उसके जो अंडर में भारत आता था वो ये था, ये पूरा मैप दोआब का पूरा क्षेत्र आता था, ये अच्छी बात थी। और तराई से मिला हुआ इलाका और यहाँ पर नर्मदा के ऊपर देखो, नीचे जो था नर्मदा के नीचे यहाँ पर विजयनगर का एम्पायर था, इधर जो था माइटी राजपूत थे। दोनों ही काफ़ी थे पुश करने के लिए इनको अप साइड। तो ये दोआब वाले रीजन में ही जहाँ पे आज गंगा जमुना संस्कृति की ज़्यादा बात की जाती है, वहीं पे ये अपना शासन चलाते थे, वहीं पे बुत किशनी करते थे या जो भी करते थे। और यहाँ पे जो है, और ऐसा नहीं कि इस पूरे रीजन में भी इनका फ्री जो था वो राज चलता था, छुटपुट विद्रोह होते रहते थे। कभी ये लोअर साइड में धकेल देते थे अपने विरोधियों, कभी इनके विरोधी जो है इनको ऊपर की तरफ धकेल देते थे, तो ऐसे इनका राज चलता था। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ये था कि जो इनकॉम्पिटेंसी थी मिस्टर इब्राहिम लोधी की, तो ये इब्राहिम लोधी हैं, पठान आदमी, देखने से ही लग रहे हैं, फ़ोटो जिनका पोर्ट्रेट है। तो ये जो है इनकी इनकॉम्पिटेंसी इस बात को ज़्यादा लेकर थी कि ये अपने अमीरों को संतुष्ट नहीं रख पाए। कभी भी जो है ना, कोई भी व्यक्ति जब अपने मंत्रियों को, अपने अमीरों को, अपने सगे संबंधियों को मजबूत नहीं रखेगा, वो बहुत दिनों तक मजबूत नहीं रह सकता। इनके सामने यही एक प्रॉब्लम हुई। इनके चाचा दौलत खां लोधी, वो पंजाब के गवर्नर थे, वो इनके विरोधी बन गए और बाबर को उन्होंने ही अटैक किया फाइनली। तो ये चीज़ें इनके अगेंस्ट जाने वाली थी और ये गई। इन्होंने कि मित्रवत इनके बहुत ज़्यादा संबंध नहीं थे लोगों से। अच्छे आदमी थे ये माना जा सकता है, लेकिन कमज़ोर जनरल थे, अच्छे सैनिक हो सकते हैं। कतौली की लड़ाई में महाराणा सांगा ने बुरी तरीके से इन्हें हराया था और ऐसा भी बोला जाता है राजस्थानी क्रॉनिकल्स में तो कि रैंसम देनी पड़ी थी दिल्ली सल्तनत को अपने सुल्तान को बचाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि किसी भी बाहरी जो आक्रमणकारी है, जो एक नए एम्पायर की तलाश में है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थे। और बाबर जैसे एक जो है बहुत इंटेलिजेंट मिलिट्री जनरल और डिप्लोमेट के लिए ये काफ़ी आसान चीज़ें थी, इन चीज़ों को एज्यूम करना और दिल्ली पर अटैक करना। तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया, 1519 तक उनका कोई प्लान नहीं था कि वो चिनाब के ईस्ट में आए और अटैक करें। लेकिन जब सारी चीज़ उन्होंने देखी कि कथौली की लड़ाई में हिंदुस्तान का बादशाह हार चुका है, दिल्ली का बादशाह कहना मैं चाहूँगा, महाराणा सांगा से, ऐसे में साथ ही उसके जो अंकल और पंजाब के गवर्नर हैं दौलत खां लोधी, वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। उसी समय पे 1524 में ये हुआ कि दौलत खां लोधी को एक्सपेल कर दिया उनकी पूरी की पूरी पोस्ट से इब्राहिम लोधी ने। और दौलत खां लोधी ने तब जाकर बाबर के सामने पेशकश रखी, पहले तो उनकी मदद से 1524 में दिल्ली पर पंजाब पर माफ़ कीजिएगा, अधिकार करने की कोशिश की दीपालपुर की लड़ाई में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन बाद में 1526 तक आते आते उन्होंने ऐसा मौसम बना दिया कि अब जो है बाबर रेडी हो गया पानीपत की लड़ाई के लिए, यानी कि दिल्ली पर हमले के लिए, और जो कि फलित हुई पानीपत की लड़ाई के रूप में। अब चलते हैं कोर्स की तरफ पानीपत के, कि पानीपत की लड़ाई में एक्चुअली हुआ क्या। तो ये जो था पूरा का पूरा बैटल का मैप है। यहाँ पे जो है बाबर खुद को सिचुएट यहाँ पे किया हुआ था। बाबर की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें क्या था, बाबर ने सबसे पहले गड्ढे किए, ट्रेंच बनाई अपने एक सराउंडिंग में,
और उसको जो था ढक दिया, जिससे कि अगर कोई भी पेस आक्रमण होता है, क्योंकि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट पे रहने वाले लोग थे उनके जो पेसर्स थे, या जैसे कि राजपूत थे, और ऐसा नहीं था कि इब्राहिम लोदी की तरफ से राजपूत नहीं लड़ रहे थे, उनकी तरफ से बहुत हद तक राजपूत लड़ रहे थे। मुस्लिम राजपूतों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मेवात के जो मुस्लिम राजा थे वो लड़ रहे थे इब्राहिम लोदी की तरफ से। ग्वालियर के जो तोमर राजपूत राजा थे या तंवर राजपूत राजा थे वो लड़ रहे थे, विक्रमादित्य तंवर, वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे। और ये लोग जो थे हरावल दस्ते में चलते, यानी फ्रंट लाइन वॉरियर थे। और करते क्या थे कि इनकी जो वाराट थी राजपूतों की, चाहे वो मुस्लिम राजपूत हो या हिंदू राजपूत हो, उनकी वाराट थी अफीम खा के पहले 3-4 घंटे में बहुत बड़ा एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह चार्ज देना। तो बाबर की जो पहली प्रायोरिटी थी वो किसी भी तरीके से इस शॉक वेव से निपटना था। तो उसने सबसे पहला उसका उपाय क्या किया, उसने किया कि इस पूरे एरिया में उसने खाई खुदवाई, उसको ढका कि अगर फूल टहनियों से लकड़ियों से ढका कि अगर कोई शॉकवेव आती है कैवेलरी की, तो करना क्या होगा, वो खाई जो है प्राइमरीली एक ऑब्स्टेकल बनेगा और उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। अगर उसको पार करके वो लोग पहुँचते हैं तो बाबर ने उसके लिए क्या किया, लगभग 700 से 800 बैलगाड़ियाँ खरीदी। सबसे पहले उसने गाय और ये सब खरीदने शुरू कर दिए, बैलगाड़ियाँ खरीदनी शुरू की। तो उन गाड़ियों को उसने एक रक्षा पंक्ति में डिफेंसिव तौर पे लगाया, वहाँ पर उसने खड़ा किया जैसे ये खड़े हैं, और उसने लेदर रोप से उनको टाई किया ताकि कोई भी शॉकवेव वहाँ तक आती है तो वो उसको क्रॉस करके उसकी आर्मी के पीछे, जो उसकी आर्मी पीछे खड़ी है इस डिफेंसिव लाइन के, उसको अटैक ना कर पाए। तो बाबर की जो थी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। दूसरी बात, बाबर के पास डिफेंसिव रहने का एक बड़ा कारण ये था कि बाबर के पास 12 से 25 हज़ार तक के सिपाही थे। इब्राहिम लोदी के पास लोग मानते हैं कि 1 लाख तक की सेना थी। हो सकता है इतना बड़ा अंतर ना हो। और जो भी विक्टोरियस होता है, जो भी जीतता है लड़ाई को, उसकी तरफ से हीरोइक डीड दिखाने के लिए इस तरह की बातें कह दी जाती हैं कि उसने अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़ी सेना को हराया, ये हराया। लेकिन इतना सच था कि बाबर के पास छोटी आर्मी थी, इब्राहिम लोदी से काफ़ी कम थी, और बाबर ने डिफेंसिव लाइन बनाई। ऐसे में उसके पीछे बाबर ने क्या किया कि बाबर के पास सबसे पहली ये क्वेश्चंस कई बार आए कि सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी जिसमें बारूद का इस्तेमाल हुआ। तो ये लड़ाई थी यहाँ पर पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, जिसमें बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया। तोड़ मैचलॉक वाली बंदूकें थी उनके पास, और यहाँ पर जो था इनके बीच में से कैनन्स थी उसके पास। और तुलगमा पद्धति इसको बोला जाता है कि तुलगमा पद्धति जो कि शैबानी खां जिससे बाबर को डिफीट कर रहा था बार बार, वो बाबर ने अप्लाई की इस नई जगह पे। उसमें क्या था कि अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया जाता था कि आप तीरंदाजी करोगे, आप मैचलॉक से वार करोगे, आप कैनन से वार करोगे, आप कैवेलरी के रूप में वार करोगे, इस तरीके से। और साथ ही तुलगमा पद्धति का ये भाग था कि ये जो कार्ड्स उसने लगाई हुई थी। यहाँ पर जो था पानीपत जो पी है, उसने अपने जो राइट फ्लैंक है उसको एक पानीपत सिटी की जो वॉल है उससे सेव कर लिया कि इधर से कोई अटैक ना हो पाए। दूसरी तरफ उसने खाई खुदवाई रखी है, तो कोई किसी दोनों फ्लैंक उसके सेफ हो गए। अब बची ये इब्राहिम लोदी की आर्मी। इब्राहिम लोदी की आर्मी जो थी बहुत ही एक कोई भी उसकी रेगुलर आर्मी नहीं थी। आप एक बात सोच के चलिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी बैंड जाता है लूटने किसी को, तो एटलीस्ट उसके पास बंदूकें होती हैं, या फिर डाकुओं का कोई दल होता है वो किसी को लूटने जाता है, तो क्या होता है, उनके पास बंदूकें होती हैं, हथियार होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पहली बात थोड़े बहुत तो ट्रेंड होते ही हैं। अगर कोई हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके फरगना से या काबुल से इधर दिल्ली की तरफ आ रहा है लूटमार करने, तो वो निश्चित ही ट्रेंड तो हो गई। लेकिन यहाँ का जो बादशाह जो आर्मी एक्वायर करता था या आर्मी जो अपनी इकट्ठा करता था, तो वो क्या करता था, वो किसानों को, मजदूरों को, दस्तकारों को, सबको भर्ती कर लेता था। ऐसे में क्या था, उसके पास एक भीड़ होती थी जो उसका नंबर बहुत ज़्यादा दिखाती थी। अब उससे कोई डर जाए तो डर जाए, लड़ जाए तो लड़ जाए। तो यहाँ पर ये हुआ कि उसकी जो आर्मी थी वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई एक भीड़ तंत्र के रूप में, और अलग अलग सरदार अपनी अपनी बातें रखते थे। अपनी कोई बात, कोई उनका मेन कमांडर नहीं था। इब्राहिम लोदी एक बादशाह जरूर थे, लेकिन वो अच्छे जनरल नहीं थे, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इनकॉम्पिटेंट राजा थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके पास भाले होते थे बहुत बड़े, क्या नाम, ये जो थे इंडियन साइड जो थे, इनके पास भाले होते थे, और जब ये बहुत इनको स्पेस चाहिए होता था लड़ने के लिए,
और जिनकी इन्फेंट्री थी खास तौर पे, उनको स्पेस चाहिए होता था कि भाले चलाने के लिए। अब सोचिए, भाला चलाने के लिए स्पेस तो चाहिए होगा ना। तो अगर बाबर ने जिस तरीके की रणनीति की थी, उसके बाद बाबर वहाँ से जो मैचलोक की वार कर रहा था, बंदूकें चलवा रहा था, कैनन चला रहा था, ये भीड़ में जब लगे तो ये अपने भाले नहीं चला पाए। आर्मी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरीके से था कि इब्राहिम लोदी ने 20,000 रेगुलर उसके पास कैवलरी थी, 20,000 इरेगुलर कैवलरी थी, 30,000 उसके पास इन्फेंट्री थी, कुछ हाथी घोड़े भी थे। सॉरी, घोड़े तो थे ही क्योंकि कैवलरी थी, हाथी थे। तो ये उसके पास पूरा का पूरा, आर्टिलरी उसके पास नहीं थी। और यहाँ पे जो है इब्राहिम लोदी खुद लड़ रहा था फ्रंट लाइन पे। तो लड़ाई शुरू हुई। अब जब कैनन्स की फायर हुई, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लड़ी गई बहुत सी लड़ाइयाँ देखेंगे, और उनकी लड़ाई में जो हारने वाले पक्ष का एक रीज़न रहता है, वो हर लड़ाई में दिखाया जाता है कि कैनन्स के फायर हुए या और कोई बात हुई या शोर शराबे से डर के उनके हाथी पगला गए। यहाँ पे भी यही हुआ। बाबर की तरफ से कैनन फायर की गई तो हाथियों का जो दल था वो सबसे आगे, जब वो लीड कर रहा था इब्राहिम लोदी की आर्मी को, उसने अपने ही लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत तगड़ी भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी की आर्मी जो थी तितर बितर हो गई। इब्राहिम लोदी बार बार कोशिश करते रहे किस तरीके से रिग्रुप किया जाए आर्मी को और अटैक किया जाए, दूसरी शॉकवेव दी जाए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सके। और हुआ ये कि 20,000 सिपाही उनके मारे गए। बाद में इब्राहिम लोदी जब देखा कि लड़ाई हार रहे हैं तो उनको बोला उनके विश्वस्त सरदारों ने कि आप लड़ाई छोड़ के चले जाओ, बैटल छोड़ के चले जाओ। लेकिन इब्राहिम लोदी अच्छे जनरल भले ही ना हो, लेकिन बहादुर सैनिक तो थे ही। उन्होंने लड़ाई में मरना स्वीकार किया, उनका सर काट दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, जो भागती हुई लोदी सेना थी उसके ऊपर जो कत्लेआम हुआ वो बहुत ही नृशंस था। बाबर ने जो सर की मीनार बनानी शुरू की, वो इसलिए शुरू की, उन्हीं वहीं से शुरू कर दी। और उसका एक कारण था कि अब लोग डर जाएं। जैसे ही बाबर की आर्मी कहीं पहुंचे, लोगों को डर लग जाएगी, भैया ये सरों की मीनार बना देगा, इससे ना लड़ो, इसके आगे सरेंडर कर दो, इसकी अधीनता स्वीकार कर दो। तो बाबर ने फ्राइटन करने के लिए, डराने के लिए लौटती हुई भागती हुई सेना पर जो कहर ढाया वो बहुत ही ज़्यादा नृशंस था। इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, बाबर का दिल्ली पे अधिकार हो गया। बाबर की तरफ से कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई या फिर उसका आंकड़ा नहीं दिया गया। बाबर के जो राइटर्स थे, जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्होंने विजय वृत्तांत लिखा, इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हुए मेवात के काफ़ी मुस्लिम राजपूत मारे गए। साथ ही जो विक्रमादित्य तंवर थे वो मारे गए। आपको बता दूं कि इनके जो रामशाह तंवर थे, विक्रमादित्य के बेटे रामशाह तंवर के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, ग्रेट रामशाह तंवर करके, उसे देखिएगा। रामशाह तंवर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे। उनकी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए। तो रामशाह तंवर पे भी वीडियो बनाऊंगा अगर टाइम मिला। तो ये जो थे विक्रमादित्य तंवर भी मारे गए उसमें, तंवर या तोमर, इस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है पानीपत फर्स्ट जो कि लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई, उसका आउटकम आया मुगले कुछ हद तक स्थापित हो गए दिल्ली वाले रीजन में। पंजाब पे उनका ऑलरेडी अधिकार हो गया था। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन था और इसके जो आउटकम हुए वो बहुत ही घातक थे। इसके आउटकम आने वाली 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। खानवा की लड़ाई, उसके बाद चंदेरी की लड़ाई 1528 में, उसके बाद घाघरा की लड़ाई, मोहम्मद खान लोधी जो कि लोधी फैमिली को ही बिलोंग करते तो बंगाल के शासक थे। ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई और इन 3 लड़ाइयों के बाद बाबर का जो साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य, तैमूरिया वंश, सल्तनत तैमूरिया, वो इस्टेब्लिश हुई दिल्ली और इसके आसपास के रीजन में। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो पानीपत के कोर्स ऑफ एक्शन पे, पानीपत की बैटल पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल लाऊंगा। कल मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा कि क्यों वास्तव में इब्राहिम लोदी हारे। छोटी सी वीडियो होगी पानीपत की लड़ाई में, और क्यों बाबर जीते। वैसे तो काफ़ी हद तक इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी उसमें बारीकी से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि इब्राहिम लोदी हारे पानीपत की पहली बैटल। तो दोस्तों इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बाय बाय, तब तक पढ़ते रहिए।